6 फुट लंबा कद, लंबी रोबीली मूछें, बदन पर खाकी रंग की पुलिस जैसी वर्दी, एक हाथ में अमेरिकन सेल्फ लोडिंग राइफल, दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर। एक वक्त इस चेहरे से लोग थर्राते थे। अपहरण, लूट, डकैती, हत्या के दर्जनों इल्जामों से घिरे मलखान का सामना करने से पुलिस भी डरती थी। मलखान सिंह को पकड़ने की कोशिश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस के पसीने छूट गए थे। मलखान सिंह सत्ता और सरकार के लिए चुनौती बन चुका था। लेकिन 70 और 80 के दशक में चंबल के आतंक का वो चेहरा आज एक नए अवतार में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला ये चंबल का बीहड़ है। मुरैना, भिंड, इटावा, जालौन और आगरा को छूते हुए राजस्थान के धौलपुर तक दिखाई देता है चंबल। दूर दूर तक बालुई मिट्टी के टीले, कंटीली झाड़ियां, बड़े बड़े गड्ढे और गुफानुमा खोह से भरे दुर्गम चंबल में दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरते हैं। चंबल के इस वीरान बीहड़ के बीच एक सुकून की तरह दिखाई देती है खामोश चंबल नदी। कहते हैं कि चंबल नदी के पानी की तासीर ऐसी है कि इसने चंबल के बंजर को बागियों का सबसे बड़ा ठिकाना बना दिया। इस चंबल में 100 से भी ज्यादा खतरनाक डकैत या दस्यु हुए। चंबल के सीने में डकैतों के कुख्यात गिरोह, उनकी खूनी दुश्मनी, पुलिस से मुठभेड़ और नौजवानों की बागी जिंदगी की सैकड़ों कहानियां दफन हैं। लेकिन चंबल के इस बीहड़ में सिर्फ एक ही शेर था, मलखान सिंह। वो मलखान सिंह जो खुद को डकैत नहीं बागी कहता था, जो कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। हमको शेर भी मिले कई बार। अच्छा। कई बार मैंने देखा। मैंने कहा कि जैसे हम तैसे तुम, जैसे हम फिर रहे तुम भी शिकार को फिर रहे, हम भी मारे मारे फिर रहे। मलखान, तुम पुलिस से घिर चुके हो, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मलखान, तुम घिर चुके हो, हथियार डाल दो, धक्का तुम्हें चली मानोगे। बाहर निकलो। सर, अब गोली चलाने से कोई फायदा नहीं, मलखान तो भाग निकला। अरे वो कैसे? सर, मलखान हमें धोखा दे रहा था, वहां पर मलखान नहीं कोई और है। भले लोगों को कहीं डर नहीं लगता, जहां जो अपराधी होते हैं, अन्याय करते हैं, उनको डर लगता है। अब मलखान सिंह से जो डर लग रहा था उनको चंबल पे, तो उनको लग रहा था जिनने अन्याय किए मेरे साथ में, बहन बेटियों के साथ में, गरीबों के साथ में, जमीन छीन ली, अन्याय अत्याचार जेलों में बंद कराया, थाने में बंद कराया, पिटवाया, तो उनको डर लगता था मलखान सिंह को। भले आदमी को डर आज भी नहीं लग रहा। हम अपनी मुसीबत के मारे, हमने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए अगर मैंने बंदूक उठा ली तो कौन सा अपराध किया। सिर्फ 17-18 साल की उम्र रही होगी जब मलखान सिंह बागी बन गया। लेकिन मलखान ने किससे बगावत की और इस बगावत ने उसे चंबल के बीहड़ों तक क्यों पहुंचा दिया? ये कहानी है मलखान के उस गांव की जहां जमीन की एक जंग से शुरू होती है मलखान के दस्यु सम्राट मलखान सिंह बनने की कहानी। भिंड जिले के बिलाव गांव की पहचान मलखान सिंह के नाम से होती है। इस गांव में मलखान का बचपन बीता। लेकिन गांव के रसूखदार लोगों के जुल्म और रंजिश ने मलखान को जवानी की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही बागी बना दिया। दरअसल बिलाव गांव की ज्यादातर जमीन एक कुल पुरोहित परिवार के पास थी। इस परिवार का संबंध सरकार के एक बड़े मंत्री से भी था। मलखान सिंह को यह बात चुभती थी कि गांव के सरपंच के पद पर भी
इस परिवार का बरसों से कब्जा है। इस परिवार के सदस्य पंडित कैलाश नारायण शर्मा से मलखान सिंह का 36 का आंकड़ा था। मलखान ने 17 साल की उम्र से ही कैलाश पंडित के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। रंजिश की आग उस वक्त और भड़क उठी जब कैलाश पंडित ने एक झूठे केस में मलखान को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। ये मलखान अब मैं आपको समझता क्या है? बहुत गर्मी चढ़ी है ना उसको? बहुत गर्मी चढ़ी है उसको। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारी हैगड़ी निकल जाएगी उसकी। पंडित जी, अब तो पंच का चुनाव भी लड़ना चाहता है। चुप एकदम से। पंच का चुनाव लड़ना चाहता है? किसान आदमी होता है गांव में, छोटे दल पंचायत में चला जाए, पंच बन जाए, उसके सामने किसी बड़े आदमी के सामने सरपंची पे फार्म भर दे तो उसको जलन होती है। जब जलन होती है तो वो आदमी क्राइम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आदमी हक तो सबका होता है। तो हमने वो अपनी लड़ाई लड़ी, इतनी जमीनें जो गरीबों की छीन ली थी, बहन बेटियों की और गरीबों की, हमने उस पर लड़ाई लड़ी। झूठे केस में फंसे मलखान जब जमानत पर छूटकर लौटे तो वो कैलाश पंडित के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। यही नहीं, मलखान ने भरी पंचायत में सिंध नदी के किनारे बने मंदिर की 100 बीघा जमीन का मामला उठा दिया, जिस पर कैलाश पंडित ने कब्जा जमा रखा था। ये गलत हो रहा है। कैलाश पंडित और उसके परिवार के लोग मंदिर की 100 बीघा जमीन जोत रहे हैं और मंदिर की जमीन से अपना घर अनाज से भर रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि मंदिर को मंदिर की जमीन वापस लौटाई जाए। हम मंदिर की जमीन जोत रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कुल पुरोहित है हम। अगर हम मंदिर की जमीन नहीं जोतेंगे तो कौन जोतेगा? कैलाश पंडित, तुमने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बड़ा अच्छा तरीका है। मलखान, अपनी औकात में रहना। जानता है ना तुम? कैलाश पंडित के सामने खड़ा है तू, समझा? पंडित, बात भूल रहा है तू। मैं मलखान हूं। मलखान, तू देखना, मैं मंदिर की जमीन वापस दिला कर ही रहूंगा। कैलाश पंडित, मलखान हूं मैं, मलखान। जमीन वापस दिलवा के रहूंगा। हाँ, यही कह रहा था ना तू? क्या हुआ? निकल गई सारी गर्मी? एक बात ध्यान रखना, कैलाश पंडित को सही गलत और कानून समझाने की कोशिश मत करना, समझा? जितना हंसना है हंस ले। तेरे बापों का घड़ा भर चुका है। बस कुछ दिन सुनिए सर, कुछ दिन और हंस ले पंडित। मंदिर की 100 बीघा जमीन की लड़ाई अब मलखान की जान पर बनाई थी। पुलिस कैलाश पंडित के इशारे पर काम कर रही थी और गांव वाले डर से खामोश थे। उन्हीं दिनों कैलाश पंडित के एक समर्थक की हत्या का इल्जाम भी मलखान पर लगा दिया गया। मलखान हर तरफ से घिर चुका था, हताश हो चुका था और इसी बीच होली के दिन मलखान के साथी जगन्नाथ उर्फ हिटलर की हत्या हो गई। इस हत्या ने मलखान सिंह को दहकता हुआ शोला बना दिया। जिसने अन्याय किया हम बर्दाश्त करते रहे। अब बर्दाश्त कितना करते थे? जिसके घर में मिनिस्टर है, उसका चाचा गृह मंत्री हुए 15 साल और वो खुद पावर में हुए, और मैं एक किसान के बेटे, तो क्या लड़ाई लड़ते? बहुत हो चुका। उन्होंने होली के दिन मेरे साथी की हत्या की है।
मेरी होली अब तब होगी जब मैं उस हत्या का बदला लेके रहूंगा। मैं बदला लेके रहूंगा, लूंगा मैं बदला। मेरा दोस्त जब मार दिया गया था उस वक्त हम दो विरोधी थे इसमें, जमीन के विषय में। एक मेरे दोस्त को मार दिया गया था, हमने 5 साल होली नहीं खेली थी अपने गांव में। दोस्ती कोई तमाशा नहीं होता, दोस्ती तो किसी कौम की हो, दोस्ती माने दोस्ती, दोस्त की कोई कौम नहीं होती। दोस्त की हत्या, 100 बीघे जमीन की लड़ाई, पुलिस के जुल्म, दुश्मन से जान का खतरा और दिल में बदले की आग। मलखान सिंह बहुत बेचैन था और ये बेचैनी उसे बागी बनने को उकसा रही थी। ये बेचैनी उसे बार बार चंबल की ओर खींच रही थी। और फिर एक रात पुलिस की गोलियों की बौछार के बीच मलखान सिंह निकल पड़ा बागियों के बीहड़ में। मलखान सिंह बीहड़ की तरफ भाग रहा था। उसे अंधेरे में भी जिंदगी की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे चंबल अपनी ओर बुला रही थी। उस रात के बाद सवेरे का सूरज जब निकला, मलखान सिंह बदल चुका था। चंबल की गोद में एक बागी की जिंदगी की ये नई सुबह थी। ये रेतीली मिट्टी के टीले, बड़े बड़े गड्ढे और कटीली झाड़ियों से भरा वो बंजर है जिसने एक से बढ़कर एक कुख्यात डकैत और बागियों को जन्म दिया। माधो सिंह, पुतली बाई, फूलन देवी, सीमा परिहार, पहलवान सिंह डाकू, निर्भय सिंह, मोहर सिंह जैसे कई नाम हैं जिन्हें आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। और इसी बीहड़ से पहली बार दुनिया के सामने आया वो नाम जिसे लोग चंबल का शेर कहते थे, दस्यु सम्राट कहते थे, बागी मलखान सिंह। हम जब हमको परेशान किया तो हम भी कोई पुजारी थोड़े तो कथा वाचक हुए। हमने भी अपना जो कर्तव्य किया पूरा। मलखान ने चंबल के बीहड़ को अपना भाग्य मान लिया था। मलखान ने चंबल में अपना एक गिरोह तैयार कर लिया। मलखान गिरोह में सबसे पहले उसके रिश्ते के भाई और दोस्त ही शामिल हुए। हथियार हासिल करने के लिए उन्होंने पकड़ यानी अपहरण करना शुरू किया। मलखान ने गिरोह के लिए कायदे कानून बनाए। उसका अपना उसूल था। मलखान सिंह को अपने साथी की हत्या का बदला लेना था। मलखान सिंह को अब अपने दुश्मनों का फैसला करना था और उन्हें सजा भी देनी थी। उन दुश्मनों में सबसे पहला नाम था कैलाश पंडित का। और फिर एक रोज मलखान अपने साथियों के साथ कैलाश पंडित के घर आ धमका। कैलाश पंडित, अरे कहां छुपा बैठा, बाहर निकल। अरे बच सकता है तो। मलखान आया, मलखान तेरी मौत बनकर। पंडित डर गया। कैलाश पंडित, मलखान अपनी औकात भूल गया है तो मलखान के इस हमले में कैलाश पंडित गोली लगने के बाद भी बच गया। इस घटना के बाद मलखान पूरे इलाके में कुख्यात हो गया। अब मलखान चाहकर भी गांव नहीं लौट सकता था। मलखान को अब चंबल के बीहड़ में ही रहना था। पुलिस ने मलखान को घेरने की, उसे एनकाउंटर में मार गिराने की कई दफा कोशिश की, लेकिन मलखान कभी उनके हाथ नहीं आया। मलखान और गिरोह को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वो चंबल और यमुना की घाटियों के बीच यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा में लगभग 300 किलोमीटर तक के इलाके में कहीं भी छुप जाया करते थे। मलखान का गिरोह मुरैना, भिंड, इटावा, जालौन, आगरा से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक वारदात को अंजाम दे रहा था।
उस जमाने में मलखान अकेला ऐसा गिरोह था जिसकी फायर पावर यानी राइफल और बारूदी असले पुलिस से ज्यादा मजबूत थे। मलखान सिंह के पास सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल और इटालियन दूरबीन थी। उसके गिरोह में 1.5 दर्जन से ज्यादा पक्के सदस्य थे, जबकि 80 से भी ज्यादा लोग उसके गिरोह के लिए काम कर रहे थे, जो पुलिस और गांव की मुखबिरी से लेकर घेरा डालने में मदद करते थे। पुलिस मलखान के सिर पर इनाम की रकम बढ़ाती जा रही थी, लेकिन मलखान का पता बताने के लिए डर से कोई सामने नहीं आया। कहते हैं मलखान के गिरोह के जिस सदस्य ने उससे गद्दारी की, मलखान ने उसे ठिकाने लगा। मलखान पर यह भी आरोप लगा कि उसने कई पुलिस वालों की हत्या की। गिरोह के लोग अपहरण को पकड़ कहते थे और इस पकड़ से गिरोह ने खूब रकम जमा की। चंबल के इलाके में मलखान आतंक का नाम बन चुका था। एक बार दशहरे के रोज पुलिस ने मलखान के गिरोह को घेर लिया। मलखान तो पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन एक सिपाही मलखान के हत्थे चढ़ गया। दद्दा, इस वर्दी वाले को आज ठिकाने लगा देते हैं। दद्दा, हम तो सिपाही हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां। कितने लोग हैं तेरे परिवार में? 2 बच्चे और बीवी है दद्दा। दद्दा, इसको छोड़कर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको यहीं मार देते हैं दद्दा। नहीं बिरजू, तुम इसे एक सिपाही तो मार दोगे, लेकिन इसके पीछे 2 और जाने जाएंगी और ये नाइंसाफी होगी। वो कैसी दद्दा? इसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, इसके बगैर तो वो वैसे ही मर जाएंगे। जाने दे इसे। और हाँ, आज दशहरा है, पेट में से घी दे दो। दद्दा, चल 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 चल। बताते हैं कि मलखान की रहमदिली से उस सिपाही का दिल भी बदल गया। उस सिपाही ने इलाके से अपना तबादला करवा लिया, क्योंकि वो सिपाही नहीं चाहता था कि मलखान या उसके गिरोह के खिलाफ पुलिस की किसी कार्रवाई का वो हिस्सा बने। एक तरफ मलखान सिंह की छवि आम लोगों में नायक की तरह बन रही थी, तो दूसरी ओर मलखान के दुश्मनों ने डर से इलाका तक छोड़ दिया। मलखान सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन कैलाश पंडित भी गांव छोड़कर शहर में रहने लगा था। चंबल में सक्रिय डाकुओं के बड़े गिरोह भी मलखान सिंह से सीधी टक्कर लेने से बचते थे, लेकिन मलखान के बढ़ते वर्चस्व से सबसे ज्यादा परेशान थी पुलिस। मलखान को पकड़ने के लिए 3 राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों की अगुवाई में एक साझा कमांड बनाने का फैसला किया गया, लेकिन मलखान को पकड़ने या मार गिराने का पुलिस का कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाया। चंबल के चप्पे चप्पे पर मलखान सिंह के लोगों की नजर थी। पुलिस की किसी भी गतिविधि की खबर मलखान को लग जाती थी। सरदार! दद्दा! 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 पुलिस आफत है, यहाँ से निकल जाना बढ़िया है। चलिए दद्दा। अरे तो पुलिस का काम ही हमारा पीछे करना, हम तो उसके सपने में भी आते हैं, पर वो आज तक हमारे साय को ही पकड़ पाई। परेशान मत हो। मलखान के आतंक को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली की केंद्र सरकार तक सवाल उठ रहे थे। सरकार पर मलखान सिंह को गिरफ्तार करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों यह खबर आई कि मलखान के गिरोह के एक सदस्य ने उसके सबसे बड़े दुश्मन कैलाश पंडित की हत्या कर दी। यानी मलखान सिंह ने जो कसम खाई थी वो पूरी हुई, लेकिन उसकी लड़ाई जहां से शुरू हुई थी वो अब भी अधूरी थी। गांव के मंदिर की 100 बीघा जमीन को लेकर ही मलखान ने पुलिस और जमींदार कैलाश पंडित के खिलाफ हथियार उठाया था, लेकिन कैलाश पंडित की हत्या के बाद भी मंदिर की जमीन का विवाद नहीं सुलझ पाया था। यह बात सूबे के बड़े अधिकारियों को भी मालूम थी। उन्हीं दिनों मलखान सिंह पर रिपोर्ट बना रहे 3 पत्रकारों ने यह बात सरकार तक पहुंचाई। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। उन 3 पत्रकारों ने सरकार और मलखान सिंह के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू किया। इस बातचीत का मुख्य एजेंडा यह था कि मलखान सिंह को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया जाए। इस बातचीत में तत्कालीन विधायक रमाशंकर सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई।
तो ये सन 1980 के करीब की बात होगी, जब दिल्ली से एक पत्रकार कल्याण मुखर्जी और उनके साथ फोटोग्राफर प्रशांत पंजियार वो मेरे से कांटेक्ट में आए। तब एक एसपी हुआ करते थे भिंड में, विजय रमन तब तक बेहड़ों में डकैतों के लिए खौफ बन गए थे। तो खौफ आ गया था कि अब हम मारे जा सकते हैं। इसी अवधि में, इसी दौरान कल्याण मुखर्जी और कल्याण बैनर्जी और प्रशांत पंजियार उन ग्रामीणों के माध्यम से उनसे जाके मिल लिए और 3 महीने बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी मलखान सिंह से खूब बात हुई है, वो सरेंडर करना चाहता है। तो मैंने कहा ये बातें तो मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ सरकार ही तय कर सकती है, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने भोपाल में जाके उनसे कहा, तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा देखिए मेरी अपनी ये राय है, क्योंकि मैं गांव में जाता हूँ रहता हूँ, कि वो 2 लोगों से परेशान है, पहले डकैतों से फिर आपकी पुलिस से। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर बात करनी पड़ेगी इंदिरा जी से। तब तक इंदिरा जी थी। तो खैर उन्होंने करीब 10 दिन बाद मुझे बताया, बुला के बताया कि ऊपर से तो झंडी है, हरी झंडी है कि हम लोग सरेंडर करा सकते हैं। तो वो प्रोसेस चली। तो उन्हीं पत्रकारों को कहा गया। मैंने कहा कि देखिए मेरा तो कोई कांटेक्ट है नहीं, ये पत्रकार लोग मिल रहे हैं जा रहे हैं, तो इनके थ्रू ही बात करते हैं। तो ऐसे वो बातचीत चली। मलखान सिंह के सरेंडर के लिए सरकार ने बिलाव गांव के मंदिर की 100 बीघा जमीन का मामला सुलझाया और जमीन को वापस मंदिर के नाम किया। अब सिर्फ मलखान के आत्मसमर्पण की तारीख तय होना बाकी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मलखान सिंह ने हजारों लोगों के सामने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मौजूदगी में अपना हथियार देवी मां के चरणों में रख दिया। ये एक बगावत की जीत थी। ये चंबल के बागी की वापसी थी। चंबल की गुमनाम जिंदगी जीने के बाद मलखान सिंह ने लोकप्रियता की चकाचौंध भी देखी और कुछ सालों से मलखान राजनीति के मंच पर ही नजर आने लगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी का जो इलाका चंबल से लगता है, वहां आज भी मलखान की धाक कायम है और इसलिए कई राजनीतिक दलों ने मलखान को अपने पाले में लाने की कोशिश की।